नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्व योग दिवस के मौके पर पतंजलि योग पीठ में आयोजित योग शिविर में शिरकत करेंगे। इस मौके पर उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए मंगलवार शाम को ही सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच गए। भल्ला कॉलेज स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सभी से योग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की घोषणा करके पूरे विश्व में योग और प्राणायाम को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उत्तराखंड देवभूमि हरिद्वार से संपूर्ण लोगों को विश्व योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारी धर्म की अध्यात्म की नगरी है। हमारा प्रदेश आयुष और योग इसका केंद्र है। इसके साथ साथ अध्यात्म और संस्कृति का भी केंद्र है। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने योग को, जो हमारी जीवन पद्धति था, हमारी दिनचर्या के साथ चलने वाला था, लगातार सनातन रूप से जीवन के साथ प्रभावमान होने वाला योग आज संपूर्ण दुनिया का योग बन गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और उत्तराखंड के अंदर, संपूर्ण उत्तराखंड में एक एक कोने कोने में एक एक जन योग दिवस पर भाग लेंगे। और सरकार की तरफ से, सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से, हमारे सभी राजनीतिक संगठनों की तरफ से, स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से, हमारे स्कूल विद्यालय सभी पूरे हर्ष और उत्साह के साथ योग दिवस में भाग लेंगे। और मैं सभी से अपील भी करता हूं कि अपने जीवन में योग को अपनाकर स्वयं को निरोगी बनाएं, हर प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने को स्वस्थ बनाएं। पतंजलि योग पीठ में आप भी योग अभ्यास करेंगे स्वामी जी के साथ। और 9 वर्षों में कितना परिवर्तन देखे सर लोगों में जागरूकता स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर लगातार लोग जागरूक हुए हैं और लोगों ने अपनी जो दिनचर्या है उसमें योग को शामिल किया है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सबको जागरूक करने का काम किया है और 9 वर्षों में लगातार लोगों ने इसको अपनाया ही नहीं है। और इसका नज़दीक से जो इसके होने वाले फ़ायदे हैं, इससे होने वाले जो बचाव हैं, वो हम सब लोगों ने, कोरोना महामारी जिस समय में कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, उस समय सारे लोग उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व के साथ अल्मोड़ा में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया और फूल मालाओं से सजाया गया है। मानसखंड के जागेश्वर धाम का प्रचार प्रसार और पर्यटन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योग दिवस के दिन जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जागेश्वर धाम और सूर्य मंदिर कटारमल में राज्य स्तरीय योग का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। श्री जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष विजय चुग ने बताया कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा भी आज निकाली जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून शहर में कई श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हर बार यात्रा में भाग लेते हैं। हाँ, ये यात्रा बहुत 5000 सालों से भी ज़्यादा चल रही है कि जब भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं, वो आराम करने के लिए जाते हैं 14 दिन के लिए, और उससे अगले दिन जब निकलते हैं तो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव भगवान की यात्रा निकाली जाती है। इस तरह के आयोजन जो है शहर में कितनी बार किए जाते हैं? ऐसा है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 सेंटर हैं और तीनों सेंटरों में आज यात्रा चल रही होगी। आज जगन्नाथपुरी में भी यात्रा है, मथुरा में भी आज यात्रा है, वृंदावन, इस्कॉन, गुरुकुल सब में आज यात्रा होती है। अगर किसी कारणवश आज के दिन ना कर पाए हम यात्रा, तो फिर अगले
सेना भर्ती निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल मनोज तिवारी ने सोमवार को देहरादून में मुख्य सचिव एसएस संधू और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने शासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी समय में राज्य में होने वाली सेना भर्ती रैली के बारे में चर्चा की। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में मंगलवार यानी कि 20 जून से प्रारंभ हुई अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ 1.5 किलोमीटर की दौड़ के साथ हुआ, जिसके बाद दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का बीम 9 फीट गड्ढा तथा जिगजैग बैलेंस टेस्ट हुआ। तत्पश्चात उनके ऊंचाई, सीना और वजन मापने की प्रक्रिया चली। आरंभ हुई भर्ती रैली में अल्मोड़ा जिले के 4 तहसीलों के लगभग 1000 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई। जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तराखंड में पहली बार संपन्न हुए एशियन गेम्स के चयन ट्रायल द्वारा मंगलवार को भारतीय जुजित्सु टीम का चयन कर लिया गया। ये सभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा सितंबर माह में हांगझोउ चाइना में होने जा रहे ये 19वें एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खेलेंगे। 16 सदस्यीय भारतीय टीम में 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन किया गया। अब उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एशियाई खेलों में, जो कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा इवेंट एक होता है, जिसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसके भारतीय टीम का चयन जो है मालवानी में करवा रहे हैं पहली बार। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो पहले ही है। दूसरी बात, भारत के जो 36 टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी और एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और नेशनल के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब खिलाड़ी 36 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के। और अब उनमें से जो है हम 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन भारतीय टीम में एशियन गेम्स के अलावा करेंगे, जो कि सितंबर माह में 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ चाइना में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के निर्देशन में होंगे। किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं? और तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएंगी। जो भी ये 16 खिलाड़ी यहाँ सेलेक्ट होंगे, उनकी ट्रेनिंग में जो भी पता चला 1 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है, जो भी ट्रेनिंग इन बच्चों की होगी उसमें विदेशी कोच बुलाए जाएंगे। अब हम लोग ये प्रयास ये कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी और हम लोग की, अगर हम प्रयास पूरा ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ही उस ट्रेनिंग को भी हम, जो हमारी नेशनल लेवल की ट्रेनिंग हो उत्तराखंड में ही हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा सा मदद करेगी और एक वेन्यू परमानेंट उपलब्ध कराएगी 3 माह के लिए, तो हम उन एशियन गेम्स की जो तैयारी भारतीय टीम की होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद करती हूँ तो वो मेरे कोच हैं विनय सर, जिनकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है, सालों साल से हम लगे हुए हैं, और सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमेशा गाइड करते हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। किस देखते हैं जो गेमों में लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग करते हैं, किस प्रकार से आगे जाएंगे, तो किस प्रकार की चीज़ें रहने वाली हैं और किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी जो हमारी तैयारी थी वो बहुत ग्राउंड लेवल की थी। अभी जो हम तैयारी कर रहे थे वो अपने शहर में कर रहे थे, बट अब जैसे जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम्स के लिए, तो हमारी फेडरेशन बाहर से कोचेस बुलाएगी हमारे लिए, और साथ ही साथ हम बाहर जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ही बड़े लेवल पे। देहरादून चक्राता के विधायक और उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां रूपा देवी का 92 वर्ष की उम्र में एक दिन पहले निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार आज हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। प्रीतम सिंह की माता के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। निश्चित ही एक युग का अंत कहूँगा मैं, क्योंकि गुलाब सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो निर्दलीय भी विधायक रहते थे, और नेहरू जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया, और ये जो चक्राता को एक विशेष दर्जा मिला, इसमें श्री गुलाब सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनकी धर्मपत्नी हैं और बहुत योग्य थी, और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से, जिस तरीके के संस्कार गुलाब सिंह जी के थे, वही संस्कार अपने बच्चों को दिए। आज उनका देहावसान हुआ है, और पूरी कांग्रेस और मैं तो कहूँगा कि पूरा इलाका उससे शोक संतप्त है, और हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनको यहाँ उपस्थित हुए हैं। दुखद क्षण है, और हर बेटे को एक दिन ये कर्तव्य निभाना होता है, और प्रीतम सिंह के भाइयों ने भी आज एक कर्तव्य निभाया है।
और वो हमारे केवल चक्रौता क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देहरादून क्षेत्र जहाँ भी गुलाब सिंह जी सक्रिय रहे तो उस इतिहास का भाग थी और उसके साथ अपना भरपूर जीवन जी करके गई हैं। और माँ कभी जाती नहीं है, माँ हमेशा रहती है। तो उनका आशीर्वाद उनके बेटों के साथ प्रीतम सिंह और उनके भाइयों के साथ। कोटद्वार के बेस अस्पताल की लड़खड़ाती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कोटद्वार का बेस अस्पताल डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने स्थानीय बीजेपी विधायक ऋतु भूषण खंडूरी पर भी कोटद्वार विधानसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया है। और ये भी मांग की कि लगभग 250 का जो पैरा मेडिकल स्टाफ होता है उसके सापेक्ष मात्र जो है 90 के करीब जो है स्टाफ है, तो कैसे उनकी जो है सेवा हो सकती है। जो डॉक्टर्स वर्तमान में यहाँ हैं वो अपने एफर्ट से कोशिश तो करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं उनको, इतनी कम संख्या होने के बावजूद। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत गदरपुर विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन दिनेशपुर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कार्यकर्ताओं ने मुख्य वक्ता विकास शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपने कार्यकाल के 9 साल समर्पित किए। देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के सबका विकास किया है। साथ ही कहा कि विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर 20 मई से ये आरंभ हुआ था। 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज यहाँ पर लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। इस लाभार्थी सम्मेलन में उन सब लोगों को बुलाया गया जिनको हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा या हमारी राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ मिला। उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उन लोगों से हमने बात की, उनके साथ संवाद किया और उन्हें हम लोगों ने सम्मानित करने का भी काम किया, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा अंत्योदय का है। अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समाज के अंदर मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उसी का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनके पास घर नहीं था उनको घर देने का काम किया, जिनके पास राशन नहीं था उन्हें राशन देने का काम किया, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को इतनी खर्चा करना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, उन्हें फ्री में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, अभी कोरोना वैक्सीन देने का काम किया, जिनके घर में सिलेंडर नहीं उन्हें सिलेंडर देने का काम किया और लगातार बेरोजगार नौजवानों को अपना रोजगार करने के लिए उन्हें स्टार्टअप के माध्यम से लोन देकर उन्हें काम करने का लाभ दिया गया। साथ ही उत्तराखंड के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जिस प्रकार से 3 सिलेंडर फ्री में देने की घोषणा की थी, वो 3 सिलेंडर फ्री में देने का उनका जो काम है। साथ ही जो हमारी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसके अंदर जो हमारी मेडिकल जांचें होती हैं उसके अंदर सारी जांच। सोल विकास समिति के अध्यक्ष चरण सिंह रावत के नेतृत्व में सोल घाटी के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सोल विकास समिति के सदस्यों के संयुक्त शिष्टमंडल ने तहसील धराली में उप जिलाधिकारी रविंद्र जुठाड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन में सोल विकास समिति ने सोल की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर निराकरण की मांग की है। सोल घाटी विकास समिति ने सरकार से सोल की विभिन्न लंबित सड़कों के निर्माण समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोंगा में चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। पट्टी की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जिनमें मूलभूत समस्या सड़क से कुछ गांव हमारे वंचित रह चुके हैं, उन गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए जो पूर्व में स्वीकृत सड़क हैं वो भी लंबित पड़ी हैं। उस संबंध में हमारा शिष्टमंडल यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के मिलने आया और उसके अतिरिक्त
हमारे क्षेत्र की जैसे आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, अन्य चीजें हैं, ये एनएम सेंटर है, उस संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं। क्या आश्वासन? हमें उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं अपने स्तर से आगे चिट्ठी को भेजूंगा और विभागों से जानकारी लेके आप लोगों को बताऊंगा कि किस मामले में कहाँ सड़कें रुकी पड़ी हैं। हमारे क्षेत्र की बैठक हुई थी सोल क्षेत्र विकास समिति की, और उसमें निर्णय लिया गया है कि मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित क्षेत्र है हमारे, चाहे सड़कों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो और सड़कों का विस्तार, कई सड़कें हमारी ऐसी हैं। समिति का एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पे आया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करा है, जिसमें उनकी विभिन्न मांगे हैं, रोडों को लेके, पर्यटन गतिविधियों को लेके, चिकित्सालयों को लेके। तो वो ज्ञापन जो है आज प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। गरुड़ तहसील में न्याय पंचायत पिंगलो की गोमती घाटी के ग्रामीणों ने कंधार ग्वालदम रोड बंद करके प्रदेश सरकार को चेताने के लिए प्रदर्शन किया है। दरअसल ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2015 में स्वीकृत रोड अभी तक खुद भी नहीं बन पाई है। लगातार आश्वासनों के सहारे ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी सुध नहीं लेती तो बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनावों में उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। रामजी दास जी जब विधायक बने उसके बाद जो वे मंत्री की शपथ लेने देहरादून गए, यही छुआ बैंड पे वो हमारे गांव वालों के सामने और मेरे सामने मुझे आश्वासन दे के गए थे कि मैं देहरादून जा रहा हूं, देहरादून से तब लौटूंगा जब तुम्हारी रोड आ जाएगी। वो भी वहां जाके भूल चुके। और सरकार और जितने नेता आते हैं ये सब वादे जरूर करते हैं, जब इनका मतलब निकल जाता है सब भूल जाते हैं। और इस रोड से कम भी लोहार घाटी को, हमारे लश्कर खेत को, छुआ को कम से कम 4 से क्यों 10-12 हजार आदमियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसको शासन प्रशासन और सरकार अनदेखा कर रही है और उसको अब इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब जो इलेक्शन ये उपचुनाव हमारे जिले में है इसके लिए भी, और जो अब सांसद के चुनाव आ रहे हैं राज्यसभा के, राज्य लोक के, उसमें भी इनको ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये 2015 की घोषणा हरीश रावत ने की थी। क्या मैं सरकार शासन से प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस ने घोषणा की तो बीजेपी उस काम को नहीं करेगी। इसी वजह से ये 2015 की घोषणा आज तक रुकी हुई है। कोई जो है आपके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और मैं भी खुद बीजेपी का सदस्य हूँ और अपनी सरकार है। यदि हमारी सरकार आंखें बूंद करके सो रखे हैं तो उनको जगाना हमारा काम है। हमने अपनी आवाज उठानी है। मलबला हमारे साथ चढ़ाई छू, तलबा उड़ी चढ़ाई छू, मलबा उड़ी हम चढ़ाई छू। और हमको रोड जरूरी है, रोड जला वोट दू, रोड जला हम वोट नहीं दू। अब वोट जिंदा बड़ा नहार उड़ी आई जो शादी बरी है रोड सर्विस जरा और उन के लिए ला रहे मैं जो घर घर मामा रोड जरा और हम किला रह दू। उत्तराखंड के देहरादून में गंगोत्री क्षेत्र में वन विभाग की लगभग 150 एकड़ भूमि को सेना को हस्तांतरित करने को लेकर प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वन संरक्षक द्वारा जमीन का परीक्षण किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं जंगलों को पर्यटन से जोड़ने को लेकर उन्होंने बताया कि विभाग का प्रयास हमेशा स्थानीय लोगों को बढ़ावा देना रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक ओर लोगों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं कई अन्य योजनाएं हैं जिन्हें धरातल पर उतारा जाएगा ताकि स्थानीय समुदाय का जंगलों से लगाव बढ़ सके। एक प्रस्ताव अभी जो है प्रारंभिक रूप में अभी प्राप्त हुआ है और उसका अपने स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। जो वन संरक्षक है उन्होंने भी क्षेत्रों का भ्रमण किया है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा। सर, पर्यटन को लेकर भी मंत्री जी ने कहा था कि पर्यटन को जोड़ा जाएगा जंगलात से, वन विभाग से, तो क्या कुछ इस तरह की पॉलिसी इस वक्त बनाई जा रही है विभाग द्वारा? वन विभाग उत्तराखंड की हमेशा ये पहल रही है कि जो भी स्थानीय समुदाय है उनको केंद्रित करते हुए भी हम जो भी कार्य करें उनको सामने रखा जाए, जिससे कि उन लोगों का जंगल के साथ जुड़ाव भी हो और उनके लिए आय के साधन भी अधिक से अधिक सृजित हो। और वन विभाग इस बार हमारे जो हॉफ है अनूप मलिक साहब की नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में इस पर बहुत विशेष रूप से कार्य कर रहा है और इसमें एक कार्य योजना बनाकर नए स्थल इस तरह से विकसित करने का प्रयास है जिसमें स्थानीय समुदायों की।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले मुख्यालय में दो नदियां होने के बावजूद बागेश्वर के निवासियों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। मुख्यालय के भदरौला, भट्ट, मजिया खेत, सेंज, आदर्श कॉलोनी, नदी गांव समेत कई क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। लोगों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उसके बाद भी उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाने से ठाकुर द्वारा वार्ड के लोगों का पारा चढ़ गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान कार्यालय परिसर में विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने अविलंब पेयजल की आपूर्ति नहीं होने की दशा आमरण करने की चेतावनी दी है। 3 माह से यहाँ पानी की भारी दिक्कत चल रही है। कई बार प्लम्बर को बुलाने के बाद भी वो कहता है ये सारी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं कोई हम जल्दी से जल्दी इस पर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। 3 माह से हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्लम्बर बार बार देखना आया, मैंने यहाँ तक भी कहा, वो नंद नाम था, उसके साथ में दूसरा था, उसने कहा पानी आ रहा। मैंने कहा बेटे अगर पानी आ रहा है तो 10 बाल्टी पानी भर के दिखाओगे तो 1000 रुपया तुमको इनाम दूंगा। फिर भी वो 1 बाल्टी पानी मेरे मेन कनेक्शन पर नहीं दिखा पाया और ये लोग कहते हैं पानी परेशानी हो। सभी लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पानी कुछ जगह आ रहा है और खाली बहता हुआ पानी भी हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पानी बहना गलत है। वो अगर हमारे काम आ जाए या परिवारों के सब इतने सारे परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो देखें और एक बार जैसे अभी बता रहे थे वर्ड्स की लाइन मैन की बहुत दिक्कत है, उसे कॉल करने के बाद भी वो नहीं आ रहे। पानी नहीं आ रहा, पानी से हम परेशान हैं। नॉले जा रहे हैं और नदी में जा रहे हैं, वहाँ से पानी ला रहे हैं। और आजकल बच्चे छुट्टियाँ में आ रहे हैं, पानी नहाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। बस हमको जल्दी से पानी। चंपावत के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम में लगने वाले सरकारी मेले का समापन 15 जून को हो चुका है। वहीं सरकारी मेला समाप्त होने के बाद धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों से पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली का कारोबार शुरू हो गया। मेले के समय भैरव चुट्टी पार्किंग का ठेका लेने वाले ठेकेदार की ओर से भैरव शक्ति से कई किलोमीटर पूर्व ही बीच रास्ते में बैरियर लगाकर आने वाली हर गाड़ी से 150 की वसूली की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा मेला पार्किंग की रसीद भी दी जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों के साथ साथ स्थानीय टैक्सी वाहनों से भी ये वसूली की जा रही है, जिसको लेकर टैक्सी चालकों में रोष देखने को मिल रहा है। सर मेरे को 28 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। हाँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मेले के बाद समय मिला खत्म होना, पर्ची नहीं कटती है हमारी गाड़ी। अभी आज भी कटी है पर्ची। आप जबरदस्ती काट रख क्या कह सकते हैं। तो कितने रुपए की पर्ची कट रही है आपकी? इस बार इन लोगों ने नया पता नहीं कौन सा सिस्टम निकाल दिया। इनकी पार्किंग ऊपर भैरव मंदिर में है और ये ठूलीगाड़ में हमारे लोकल की गाड़ी से पर्ची काट रहे हैं। ये सरासर अवैध वसूली के तौर पे मेरे को ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इनसे जाके तब भी बात करता हूँ, देखो बात से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें कार्रवाई किया, मुझे जो भी जहां तक जाना होगा। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में दबंगों की ओर से सीएससी सेंटर के संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मारपीट का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी फिलहाल जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पे उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि वो रिचार्ज कराने के लिए आए थे कुछ लोग और रिचार्ज नेटवर्क इशू की वजह से फेल हो गया और इसी बात पर उन लोगों में विवाद हो गया और जो लोग आए थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनका सामान तोड़ दिया, जिसमें उसमें उनके एक कर्मचारी भी चोटिल हुए हैं। तो उसमें हम लोगों ने फुटेज भी अभी कब्जे में लिया है, उसमें अभियोग पंजीकृत करके हम लोग उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। उसमें शीघ्र कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।